गुड मॉर्निंग क्लास। रेशम भाग 2। आज मैं आप लोगों को जैसा कि मैंने इसके रेशम भाग 1 में आप लोगों को बताया था कि रेशम का उत्पादन कैसे करते हैं और कैसे कोकून तैयार होने के बाद उसको फैक्ट्री में भेजकर उन रेशों से धागे बनाए जाते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे आज मैं आप लोगों को रेशम के प्रकार और रेशम की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, जिससे कि रेशम के धागे को आसानी से पहचाना जा सके और उनसे बने वस्त्रों का रखरखाव आसानी से किया जा सके। रेशम मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्पादित रेशम और दूसरा है स्वनिर्मित रेशम। जो उत्पादित रेशम होता है वो शहतूत के पेड़ पर पाले जाने वाले रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ये कीड़े शहतूत की पत्तियां खाते हैं और इनसे अविरल लंबाई का धागा प्राप्त होता है। ये धागा हल्के पीलेपन से लेकर के गाढ़े पीले रंग का होता है और इस पे एक चमक, इनकी जो चमक होती है वो भी बहुत अच्छी चमक होती है। इनका रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं, लेकिन ऑफ वाइट होता है और जो इनके रेशे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक, लंबे और कोमल होते हैं। अब अगर हम स्वनिर्मित रेशों की बात करें तो ये जो कीड़े होते हैं रेशम के, ये ओक की पत्तियां खाते हैं और इस स्वनिर्मित रेशम की जो विशेषता है या स्वनिर्मित रेशम जो है वो देखने में थोड़ा मोटा, कड़ा और हल्का रूखा दिखाई देता है और इसी कारण इसका जो रंग होता है वो भी भूरा होता है, क्योंकि जब हम इस रेशे को देखते हैं तो ये हमें जो उत्पादित रेशम होता है उससे थोड़ा अलग दिखाई देता है। इसका जो भूरापन, चमक इसमें भी होती है, परंतु इसका जो भूरापन होता है वो उसके कारण ये उत्पादित रेशम से डिमांड में कम होता है। इनसे भी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। दोनों ही रेशे जो हैं वो रेशम के वस्त्रों के बनाने में प्रयोग होते हैं। जो स्वनिर्मित रेशम होते हैं उनसे ही मूंगा और टसर सिल्क प्राप्त होती है। ये तो थे रेशम के प्रकार, उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित रेशम। अब रेशम की विशेषताएं। जो रेशम के तंतु को या रेशम के धागे को अन्य अन्य प्राकृतिक तंतुओं से अलग करती हैं या उनकी पहचान को बताती हैं। अगर हम रेशम के संगठन की बात करें तो इसमें दो तत्व मुख्य रूप से होते हैं। पहला होता है फाइब्रिन प्रोटीन और एक सेरिसिन गोंद। ये दोनों चीजें जो रेशम के तंतुओं में पाई जाती हैं और इसके शेष अंश में मोम, वसा, लवण और राख होती है। फाइब्रिन प्रोटीन और सेरिसिन गोंद, जो सेरिसिन गोंद होता है वो इस रेशे को बांधे होता है। अगर इसकी हम सूक्ष्मदर्शी संरचना की बात करें तो ये रेशा देखने पर ये एक रेशा दो रेशों से मिलकर दिखाई देता है, दो रेशों से मिला हुआ या बना हुआ दिखाई देता है। यानी कि जब मैंने अभी आपको इसके उत्पादन के बारे में बताया था तो बताया था कि जो कैटरपिलर होता है जब वो शहतूत की पत्तियां खाता है और उसका पाचन करने के बाद जब वो उस रस को अपने मुंह से नासा छिद्रों से बाहर निकालता है तो वो जो दो नासा छिद्र होते हैं उनसे ही वो रस बाहर निकलता है और हवा के संपर्क में आकर सूखते हुए एक धागे के रूप में बनता जाता है। तो वो दो रेशे एक में ही सटे हुए दिखाई देते हैं। ये गोंद से सटे होने के कारण एक बनते जाते हैं और इसी कारण, क्योंकि बीच बीच में इनके गोंद होता है, इसलिए ये सीधे ना दिख करके, माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सीधे ना दिख करके हल्के टेढ़े मेढ़ी सतह वाले दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम इस रेशे को बाहर से देखेंगे तो ये रेशा बिल्कुल सूक्ष्म, बारीक और एकदम चिकना सीधा दिखाई देता है। अगर स्वनिर्मित रेशे की बात करें तो ये रेशा माइक्रोस्कोप से देखने पर खुरदरा दिखाई देगा, मोटा होगा और एक चिपटी सतह वाला। जैसे कि हमने भी आपको बताया कि जो हमारा उत्पादित रेशम है वो हमें बारीक और गोल होता है और जो हमारा स्वनिर्मित रेशम है वो चिपटी सतह लिए होता है और थोड़ा मोटा होता है। इसके अंदर बारीक काली काली रेखाएं होती हैं और इसी के कारण इसका रंग भी भूरा होता है। ये तो थे रेशम के संगठन और उसकी सूक्ष्मदर्शीय संरचना। अब अगर रेशम के रेशे की लंबाई की बात की जाए तो रेशम का रेशा सभी प्राकृतिक तंतुओं में पाए जाने वाले रेशों से सबसे लंबा और मजबूत रेशा माना गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोकून जो होता है उसके ऊपर ही ये धागा लिपटा होता है।
अगर ये धागा बीच से उतारते समय, जब कोकून से हम धागा उतार रहे होते हैं उस समय अगर ये ना टूटे, या फिर कोकून के अंदर जो कीड़ा होता है वो किस तरह से कोकून को ना तोड़े, उससे पहले ही उसको उस धागे को निकाल लिया जाए, तो एक अविरल धागा हमें प्राप्त होता है, जो सभी प्राकृतिक रेशों से लंबा रेशा माना जाता है। रेशम के धागे में जो चमक होती है वो उसके उत्पादन पर निर्भर करती है। अगर जैसे कि उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित रेशम की बात करें, तो जो उत्पादित रेशम होता है उसमें उससे जो रेशम हमें प्राप्त होता है, जो रेशा हमें मिलता है उससे, वो हल्के पीले से लेकर के गाढ़ापन लिए होता है, गाढ़ा पीलापन लिए होता है, और जो स्वनिर्मित रेशा होता है वो भूरे रंग का होता है। लेकिन इसकी भी जो क्वालिटी है वो उन पौधों की पत्तियों पर डिपेंड करती है कि वो उन पौधों का कितना रखरखाव किया गया है, या उन पे पाले जाने वाले कीड़ों का कितना रखरखाव किया गया है। जितना अच्छा आहार उन कीड़ों को मिलेगा, रेशम का रेशा भी उतना ही अच्छा होगा। लचीलेपन की बात करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा लचीलापन होता है, यानी कि ऊन के संदर्भ में देखें तो तो भी ये रेशा बहुत ज्यादा लचीला होता है। अगर एक बार इसे कस के दबा दिया जाए और फिर छोड़ा जाए तो ये अपनी पूर्व स्थिति में पुनः उछाल के साथ आ जाता है। प्रत्यास्थता की बात करें तो रेशम का रेशा जो होता है उसमें ऊन की अपेक्षा थोड़ी सी कम प्रत्यास्थता होती है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे है, लेकिन इसमें भी प्रत्यास्थता का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस रेशे को भी हम इसकी लंबाई से कई गुना ज्यादा खींचकर लंबा कर सकते हैं। रेशम की प्रतिस्कंदता की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक उछाल होता है कि जब रेशम के रेशे को हम दबाते हैं तो वो जितना हम उसको चाहें उसको दबा सकते हैं, और छोड़ने के बाद वो फिर से अपने आकार में आ जाता है, और वो छोड़ने के बाद फिर से अपने आकार में आ जाता है। यानी कि इसमें जो प्रतिस्कंदता का गुण होता है, यानी फैलने का गुण होता है, जो फैलाव का गुण होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो रेशम का रेशा अच्छी लंबाई, अच्छी मजबूती, अच्छी प्रतिस्कंदता और अच्छे उछाल के साथ अपनी विशेषताओं को लिए हुए है। इसमें ताप संवहन की अगर बात करें तो जो प्रोटीन निर्मित रेशे होते हैं वो ताप के कुसंवाहक होते हैं, यानी कि वो शरीर की ठंडी को शरीर से बाहर नहीं निकलने देते। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो रेशम का वस्त्र है वो भी शीत ऋतु के लिए अच्छा वस्त्र माना गया है। किंतु जो मिश्रित रेशम के वस्त्र होते हैं, यानी कि जिनमें मिलावट की जाती है, उन रेशम के वस्त्रों में जिनमें मिलावट की जाती है उन रेशम के वस्त्रों का प्रयोग हम गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इनका कुछ संवहन वाला जो गुण है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अवशोषकता को अगर हम देखें तो रेशम का जो रेशा होता है उसमें जल्दी नमी को सोख लेने का गुण होता है, वो अवशोषण क्षमता उसकी अच्छी होती है। इसी कारण ऊन की अपेक्षा इसको रंगना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इस पर छपाई और रंगाई आसानी से की जा सकती है। सूखे ताप का प्रभाव, यदि हम इस पर गर्म इस्त्री का प्रयोग करें तो इसका रेशा बहुत ही जल्दी सिमट सकता है, या बहुत ही इसका जो रंग है वो बहुत ही जल्दी मंद पड़ सकता है। इसमें ताप को सहने की शक्ति ऊन से भी कम होती है। इसको प्रेस करने के लिए या इस पर इस्त्री करने के लिए इसके ऊपर कॉटन का या हल्के किसी कपड़े को रख करके उसके ऊपर इस्त्री की जाती है, जिससे इसके रेशे पर कोई हानिकारक प्रभाव इस्त्री का ना पड़े। और जब हम इसको जलाते हैं, जब हम इस जलाने की बात करें तो जैसे हमने बताया कि ऊन को जब लौ के संपर्क में लाते हैं तो वो जलने लगता है, और जैसे ही लौ हम हटा लेते हैं तो वो बुझ जाता है या जलना बंद हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा रेशम का रेशा भी होता है, जब हम इसको लौ के संपर्क में लाते हैं तो ये जलने लगता है, और हटा लेने पर ये जलना बंद हो जाता है। चूंकि ये प्रोटीन फाइबर है इसलिए ये भी जलने पर बाल जैसी जलने की गंध देता है। अब आता है ब्लीच का प्रभाव। ब्लीच के प्रभाव को अगर हम देखें तो ये इस पर, जैसे हम ऊन पर हल्के मृद ब्लीच का प्रयोग करते हैं वैसे ही इस पर भी बहुत हल्के ब्लीच का प्रयोग किया जाना चाहिए अगर आवश्यकता है तो। अदरवाइज इसको जितना हल्का हो, जितना ही कम हो सके उतना ही कम इस पे ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये रेशे बहुत ही ज्यादा मुलायम होते हैं और कोमल होते हैं और जल्दी ही नष्ट भी हो सकते हैं ब्लीच के प्रयोग से। अम्ल और क्षार की बात करें तो इस पर अम्ल का कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। नाइट्रिक अम्ल से इसका जो रंग है वो चटक पीला हो जाता है।
इसीलिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम रेशम के वस्त्रों को पहचानने के लिए भी करते हैं। जब हम रेशम के वस्त्र बनाते हैं, जब हम रेशम के वस्त्र की हमें पहचान करनी होती है, तो हम इस रंग का इस अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। इस अम्ल को रेशम के वस्त्र के कॉर्नर पर या रेशम के वस्त्र पर जरा सा डाल के ये देखा जा सकता है कि उस वस्त्र का रंग बदला या नहीं बदला। अगर वो एक चटक मतलब गाढ़ा पीलापन उस पे आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये वस्त्र वास्तविक रेशम से बना हुआ वस्त्र है। क्षार के मामले में इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस पर तीव्र क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ही हल्के या उदार साबुन का प्रयोग ही करके इसको धोना चाहिए। रेशम के वस्त्रों को भी, जैसे कि ऊनी वस्त्र हैं, उनकी हम लॉन्ड्री वॉश कराते हैं, वैसे ही रेशम के वस्त्रों को भी सूखी धुलाई यानी कि लॉन्ड्री वॉश के द्वारा ही धुलना ज्यादा उत्तम माना जाता है। ये तो थी रेशम की कुछ विशेषताएं। अगर हम इस पर फफूंद का देखें तो इनको भी नमी से बचाने की आवश्यकता होती है। इन पर फफूंद जल्दी नहीं लगती है। अगर इन्हें अच्छे से सुखाकर और बीच बीच में इन्हें सुखाते रहें तो इन्हें कीड़ों से भी बचाया जा सकता है। ताप का इन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम इन्हें डायरेक्ट धूप में सुखाते हैं तो इनका रंग थोड़ा सा मंद हो सकता है। और अगर हम धोने की बात करें तो रेशम का जो रेशा होता है वो भी अपनी उसकी मजबूती पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है गीली अवस्था में। लेकिन पसीने के प्रभाव में अगर देखा जाए तो जहां पर इसका पसीना लगता है, जहां पर भी ये त्वचा के संपर्क में रेशा आता है, वहां पर इसका रंग जो है वो हल्का दब जाता है। इसलिए रेशम के वस्त्रों का रखरखाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये वस्त्र कितना ताप को सह सकते हैं और किस क्षार या किस अम्ल या फिर किस तरह के ब्लीच का हमें इस पर प्रयोग करना है। इन सभी बातों का ध्यान हमें रेशम के वस्त्रों का रखरखाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये थी रेशम की विशेषताएं जो रेशम के वस्त्रों को अन्य प्राकृतिक वस्त्रों से अलग या भिन्न बनाती हैं। धन्यवाद।